नमस्कार। बिहार तक पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार किसका। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी लगातार तेज होती जा रही है और इस तेज होती गहमा गहमी में जो सबसे दिलचस्प बात हमें नजर आ रही है वो ये कि पुरानी पार्टियों के गठबंधनों में बढ़ती दरार और नई और छोटी पार्टियों के बीच गठबंधनों का करार। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बार फिर है सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, जो सोफोलॉजिस्ट हैं और चुनाव की पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। संजय जी की बात से, संजय जी का इंटरव्यू देखकर मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति का कोई भी छात्र जो है वो अपने आप को एनरिच महसूस करेगा। संजय जी, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि क्या सिंगल पार्टी, क्या एक पार्टी की जो सरकार होती है वो गठबंधन सरकार से ज्यादा बेहतर होती है, और बिहार के मामले में इसकी कहानी क्या है, बिहार क्या कहता है इस बारे में? देखिए नीरज, अगर इस बात को किसी भी एक आम नागरिक से पूछें कि क्या आपको लगता है कि एक पार्टी की सरकार ज्यादा ठोस, मजबूत, ड्यूरेबल होगी या साझा सरकारें, आमतौर पे लोग यही धारणा रखते हैं कि साझा सरकारें जिसमें कई पार्टियों का गठबंधन होता है वो बड़ा अनस्टेबल होता है, सरकारें बदलते रहती है, सरकार कब गिर जाए, मुख्यमंत्री कब बदल जाएं, तो लोगों की ये धारणा है। लेकिन आपने ठीक कहा, हम बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा कर रहे हैं। और अगर जी बिहार जी को देखें, 52 से लेकर के सर, 2015 तक के, हाँ जी, मेरा वही एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है सर कि क्या बिहार में हमेशा कोलिशन सरकार रही है? हम तो पिछले सालों से ये देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी से, आरजेडी से गठबंधन रहा है। उससे पहले जो भी सरकारें रही हैं पिछले लगभग कई सालों से, वो गठबंधन सरकारें दिखती हैं। तो क्या बिहार की पॉलिटिक्स में हमेशा ही गठबंधन सरकारें रही हैं? नीरज, अगर कई युवा मतदाताओं को हम पूछें तो उनको ऐसा लगेगा, जो आप जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 30 साल से लगातार बिहार में गठबंधन की सरकार रही है। 1990 में जो विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद 2015 तक के विधानसभा चुनाव के बाद सारी सरकारें गठबंधन की सरकार बनी। तो अगर एक युवा मतदाताओं को पूछे, ऐसे लोग जो अभी आज तकरीबन 18 से 25-30 साल के हैं, उन्हें लगेगा शायद बिहार में सिर्फ गठबंधन की सरकार होती है। लेकिन अगर आप जी हिस्टोरिकली देखें बिहार की राजनीति को, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हम देखेंगे कि 52 से लेकर के 85 तक एक थोड़ा ही सा ऐसा समय था जब गठबंधन की सरकार बनी थी। 67 के चुनाव से लेकर के 70 के चुनाव के बीच में गठबंधन की सरकार रही। लेकिन उसके पहले तमाम सरकारें कांग्रेस की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस ने तमाम सरकारें बनाई। तो एक समय था जब गठबंधन की सरकार नहीं थी बिहार में और कांग्रेस का बड़ा वर्चस्व था, कांग्रेस को बहुत ज्यादा जबरदस्त वोट मिलते थे, कांग्रेस का वोट तकरीबन 44, 45, 50% के करीब होता था और कांग्रेस अकेले दम पर सरकारें बनाती थी। कम से कम 6 सरकारें ऐसी मुझे याद हैं जो कांग्रेस ने अपने दम पर, सिंगल, जिसको कहते हैं सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट, एक पार्टी की सरकार। तो ऐसा नहीं है, ये पिछले 3 दशक में देखने को मिलता है कि बिहार की राजनीति अलायंसेस की राजनीति है, कोलिशन सरकार है। लेकिन पहले बिहार की राजनीति में एक पार्टी का वर्चस्व रहा और वो कांग्रेस पार्टी रही है। जी बिल्कुल। जैसा संजय जी ने बताया कि 1985-90 तक आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। सर, कुछ एक नाम याद आते हैं, बिल्कुल आपकी लिखी हुई किताब में ही मैंने पढ़े थे। कामता प्रसाद सिन्हा, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, रामचंद्र दास, ये कुछ एक मुख्यमंत्री हुए हैं जो वो इमरजेंसी के बाद जब जनता दल की सरकार बनी थी उस वक्त शायद नॉन कांग्रेसी कुछ मुख्यमंत्री हुए थे। तो ये पॉलिटिकल, फिर ये जो कोलिशन की सरकारें हैं, गठबंधन कब से शुरू हुआ फिर बिहार में, और उसकी क्या उसका क्या रूप रहा? देखिए, गठबंधन की सरकार सबसे पहले बिहार में 67 के चुनाव के बाद देखने को मिली, जब कांग्रेस को अपना बहुमत नहीं मिलता है और छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन 67 से 70 के बीच में ये गठबंधन की सरकारें रहीं। 70 के बाद कांग्रेस फिर से एक तरह से डोमिनेंट पार्टी में उभर के आती है, 70 से 75। 75 के बाद 77 तक फिर एक इमरजेंसी का दौर रहता है। 77 में कांग्रेस चुनाव हारती है, जनता दल की सरकार बनती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी की सरकार होती है। 85 से 90 तक की सरकार जो है वो फिर एक कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है। असल स्वरूप जो कोलिशन सरकार की का होता है वो 90 के दशक से शुरू होता है। 90 का जी चुनाव जो, और यही चुनाव है जिस समय जिस जिस वक्त से कांग्रेस
की ढलान शुरू होती है। और जब ढलान की मैं बात कर रहा हूँ, उनके वोटों का प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, उनके सीटों की बात कर रहा हूँ, तो 1990 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ढलान की ओर जाती है और तब से बिहार की राजनीति में सिर्फ गठबंधन की सरकारें बनी हैं। हम्म, लेकिन एक खास बात अपने दर्शकों को ये बताना जी, चाहेंगे, जब जब कांग्रेस ने चुनाव जीता, और ये कई चुनाव है, 52 का चुनाव, 57 का चुनाव, 62 का चुनाव, इसके बाद 70 का चुनाव, 77 का चुनाव वो हार जाती है, 80 का चुनाव, 85 का चुनाव। इन सारे चुनावों को अगर हम देखें तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होती है, और कांग्रेस की जो जीत होती है वो बड़ी जीत रहती है। और बड़ी जीत का मतलब अपने विपक्षी दलों को वो वोटों के प्रतिशत के हिसाब से बड़ी लंबी, बहुत दूर पीछे छोड़ते हैं। लेकिन जब से गठबंधन की सरकार बनी है 1990 के बाद, तो आप देखिए एक गठबंधन दूसरे गठबंधन को हराता तो है, एक गठबंधन जीतता है, दूसरा गठबंधन हारता है, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच जो वोट का अंतर होता है वो बहुत कम रहा है कांग्रेस के जमाने से। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, जो पहले जनता दल हुआ करती थी, उन्होंने 3 चुनाव जीते, 90 का चुनाव, 95 का चुनाव और 2000 का चुनाव भी। लेकिन सिर्फ 95 के चुनाव में जीत हार के प्रतिशत तकरीबन 12-13% था। बाकी चुनाव लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये गठबंधन बहुत कम मतों से जीतती है। उसी तरह से जी, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को लीड किया है और 3 हम्म, बार उन्होंने सरकारें बनाई हैं। बीच में 2015 के चुनाव के बाद उन्होंने अपना पाला भी बदला। 2015 का चुनाव उन्होंने आरजेडी आरजेडी के साथ लड़ा। लेकिन सारे चुनाव को अगर आप देखें तो नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को जो लीड किया, उसमें सिर्फ एक 2010 का चुनाव है जहां हम्म, जीत हार का फासला बड़ा था। बाकी सारे गठबंधनों की में जीत हार का फासला बहुत कम रहा है। तो ये एक बड़ा हम्म, अंतर दिखाई पड़ा जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक पार्टी की सरकार बनी, एक पार्टी ने सरकार बनाया, तो उनके विक्ट्री मार्जिन्स बहुत बड़े रहे। लेकिन जब जी, गठबंधनों की सरकार बनी तो विक्ट्री मार्जिन्स कम हो गया है। हम्म। ये 2010 तो शायद वो मामला था जब 200 से ज्यादा सीटें इस गठबंधन ने ले ली थी, और वो तो बहुत ही एक तरफा चुनाव था। हाँ, ये लेकिन वही चुनाव था, सर, ये वही जी, चुनाव जी, था नीरज, जब पहली बार मुझे लगता है सुशासन बाबू का एक तरह से जी, उनको उनको एक तरह से पदवी दी गई थी कि सुशासन बाबू हैं, और वही हम्म, चुनाव उन्होंने बड़े मुस्तैदी से और बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी जीत हासिल की थी। जी, बिल्कुल। तो सर, इसका इसका इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि गठबंधनों की सरकारें जब बनती हैं तो जीत का मार्जिन बिहार में बहुत कम रहा है, शायद यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि प्री पोल चुनाव से पहले इतनी ज्यादा तिकड़मबाजियां होती हैं, क्योंकि पार्टियां जानती हैं, गठबंधनों की पार्टियां, कि हर एक वोट की, मतलब जो वो हर एक वोट जरूरी होता है, वो वाला फॉर्मूला चलता है, इसीलिए इतनी तिकड़मबाजी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, आपने एक नारा दे दिया, हर एक वोट ज़रूरी है चुनाव के अ, लिए। जी, और जिस बात का मैंने ज़िक्र किया कि अलायंसेस की पॉलिटिक्स जब से 1990 के बाद शुरू हुई है, तो हम्म, जीत-हार का अंतर बहुत कम होता है। यही वजह हम्म, है कि दोनों खेमे, और चाहे हम आरजेडी प्लस की बात कर रहे हों, चाहे हम्म, बीजेपी जेडीयू गठबंधन की बात कर रहे हों, सभी हम्म, पार्टियां ये चाहती हैं कि छोटी-छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन हो जाए, तो 1-1% वोट, आधे-आधे परसेंट वोट, 2-2% वोट काउंट करेंगे। क्योंकि हम्म, जितने ज्यादा गठबंधन होंगे, जितनी ज्यादा अलग-अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जीत-हार का अंतर कम होगा। यही वजह है कि अलायंस की जो उठापटक चल रही है बिहार में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है, और शायद आने वाले हम्म, 1-2 दिन तक और चलती रहेगी। तो ये जी, गठबंधनों को, छोटी-छोटी पार्टियों को अपनी ओर लाने के लिए बड़ी पार्टियों का प्रयास इसी वजह से है कि जीत-हार का अंतर बहुत कम रहता है, और हम्म। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि छोटी पार्टियों का वोट भी अपने पाले में कर लिया जाए। बिल्कुल सर, तो मतलब अगर हम ये बात कहें कि विकास कब ज्यादा होता है, तो शायद वो बहुत फैल जाएगा विषय, क्योंकि विकास के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर बिहार जैसे स्टेट के बारे में, बिहार का जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि सिंगल पार्टी ज्यादा स्टेबल रही है, या फिर कोलिशन की गवर्नमेंट्स जो है वो ज्यादा स्टेबल रही हैं? इसी बात से हम लोगों ने अपनी चर्चा शुरू की थी। लोग जी, ऐसा समझते हैं कि जब एक सिंगल पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बड़ी स्टेबल होती है, मुख्यमंत्री बड़े सुचारू रूप से काम कर पाते हैं क्योंकि कोई पुल एंड प्रेशर नहीं होता है दूसरी पार्टियों का। लेकिन जी, बिहार का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। अगर हम 52 से लेकर के 85 तक देखें,
तो कांग्रेस ने 30 साल तक शासन किया बिहार में, मतलब कांग्रेस का की सरकार 30 साल तक रही और इस 30 साल में 13 बार मुख्यमंत्री बदले कांग्रेस के। अगर आप इसका एवरेज हम्म। निकालेंगे तो करीब ढाई दो साल दो एक साल, 2.5 साल, 2.5 साल। 2 साल जी। 2.5 साल। और मजेदार बात यह है नीरज की जब 85 जो कांग्रेस का एक तरह से आखिरी चुनाव है जो वो जीत पाई थी अपने दम पर, 1985 जी। का चुनाव के बाद 1985 से 90 तक के बीच में कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री हुए। और इसके पहले भी हम्म। ऐसी ऐसी स्थिति आई जब 3 साल 4 साल के अंदर में कांग्रेस को 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा। जो आंकड़े मैंने पेश किए, 30 साल में 13 मुख्यमंत्री, ये आंकड़े अपने आप दर्शकों के को बताने के लिए एक तरह से प्रमाण है कि क्या सिंगल पार्टी की सरकार जो बिहार में रही है 30 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री बदलते रहे। आपके पास बहुमत है, कांग्रेस के पास भारी बहुमत थी 1985 के चुनाव में, हम्म। लेकिन फिर भी 5 साल में उन्हें 4 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा। तो ये आम धारणा जो है कि सिंगल पार्टी की सरकार एक स्टेबल सरकार होती है और उसमें फेरबदल की गुंजाइश कम होती है, ऐसा बिहार में देखने को नहीं मिला है। जी, 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 जी। अगर फिर उस वक्त की और कोलिशन सरकारों की तुलना करें, तो बिहार के बारे में हम एक बॉटम लाइन क्या कह सकते हैं कि क्योंकि पिछले 30 साल में भी नीतीश कुमार जरूर 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं, लालू के समर्थक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लालू के विरोधी जंगल राज की बात करते हैं। तो हम क्या अंदाजा लगाएं कि बिहार जैसे स्टेट के लिए एक ही पार्टी की सरकार होती, अगर एक सिंगल पार्टी की सरकार होती, तो वो ज्यादा इस स्टेट का भला कर पाती, या फिर ये गठबंधन सरकारें ही अच्छी हैं? इस बात का निर्णय तो कर पाना बहुत मुश्किल है। इस बात का निर्णय तो हम्म। आखिर में मतदाता करेगा। मतदाता जी। क्या अगर चाहते हैं कि एक ही पार्टी को वोट दें और एक ही पार्टी की सरकार हो, या मतदाता, बिहार के मतदाता यह पसंद करेंगे कि कई पार्टियों की मिली-जुली सरकार हो। लेकिन अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें कि पार्टियां एक तरह से गवर्नमेंट कौन सी स्टेबल है, चीफ मिनिस्टर हम्म। की जो कुर्सी है वो क्या स्टेबल है। आप देखिए पिछले 30 साल में 6 बार सरकारें बनी हैं और आम तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने दोनों ने मिलकर के 15 साल एक तरह से बिल्कुल उन्होंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ताबीज रहे। उसी तरह से नीतीश कुमार की अगर हम्म। हम बात कर लें तो पिछले 15 साल में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहे। ये जरूर है कि बीच में उन्होंने जीतन राम मांझी को एक समय मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बना दिया था और पिछले 5 सालों में हम्म। एक बार उन्होंने पाला बदला। चीफ मिनिस्टर वो लालू यादव के पार्टी के गठबंधन के साथ रहे और रातों रात उन्होंने गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की बात कर रहे हैं और हम सरकार की स्टेबिलिटी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से देखते हैं, तो पिछले 30 साल की सरकारें ज्यादा स्टेबल रही हैं। लालू यादव ने अपने 90 से 95 के बीच में अपना पूरा टर्म पूरा किया। वो एक कोलिशन सरकार चला रहे थे। 95 का चुनाव वो बड़ी संख्या में जीत हासिल करते हैं। 95 में वो फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन 1997 आते आते उन्हें अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़नी पड़ती है क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी राबड़ी देवी को दे दी जाती है। राबड़ी देवी लेकिन ने सर वो भी क्या जलवा था कि जब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाते हैं, लेकिन जलवा देखिए कि वो अपनी पत्नी को उन्होंने रसोई घर से उठाकर सीधे चीफ हाँ, मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठा देते हैं। हाँ, जी। यही यही एक स्टेबिलिटी का मामला है कि उन्होंने जी। जिसको चाहा उसको कुर्सी पर बिठाया। राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठाया। 2000 का चुनाव राबड़ी देवी लालू यादव के नेतृत्व में आरजेडी फिर से जीतती है और 2000 से हम्म। 2005 राबड़ी देवी 5 साल फिर मुख्यमंत्री रहते हैं। तो जो बात मैं जी। कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्पष्ट करना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि पिछले 30 साल में जो अलायंस गठबंधन की सरकार रही, लेकिन ये सरकारें ज्यादा स्टेबल दिखती हैं। कम से कम चीफ मिनिस्टर के अगर दृष्टिकोण से देखें, अगर चीफ मिनिस्टर को हम सेंटर में रख के देखें तो गवर्नमेंट स्टेबल रही है। कभी ऐसा नहीं लगा कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। जबकि 85 से 90 के बीच में जो 4 बार चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के बदले गए, कांग्रेस पार्टी बहुत स्टेबल रही। कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत था, लेकिन हर वक्त ये अनसर्टेनिटी बनी रहती थी कि पता नहीं कब चीफ मिनिस्टर बदल जाए। तो सरकार की अनिश्चितता हमने बिहार में देखा है। सिंगल पार्टी सरकार के समय में सरकार की अनिश्चितता ज्यादा रही। कोलिशन गवर्नमेंट के समय में सरकार ज्यादा निश्चित रही है। एक बार सरकार बन गई तो उसमें डामाडोल की स्थिति नहीं आई। तो मुझे लगता है बिहार को देखते हुए कम से कम आंकड़े बताते हैं, ये हमारी और आपकी बात नहीं जी। है नीरज, ये आंकड़े हम्म। बता रहे हैं
कि बिहार में सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट ज्यादा अनस्टेबल रही है और कोलिशन सरकारें हम्म। ज्यादा स्टेबल रही हैं। जी। तो सर अगर हम थोड़ा फ्यूचर में झांकने की कोशिश करें, आपका नाम संजय है और महाभारत के संजय की तरह आप चूंकि दूर दूर की चीजों को देखते हैं अपने आंकड़ों के सहारे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक का तो जो इतिहास रहा वो सही है, लेकिन थोड़ा ये जो मौजूदा चुनाव है ये थोड़ा हमें अलग दिख रहा है। जो गठबंधन की के साथी हैं, अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो चिराग पासवान ने अलग तलवारें तानी हुई हैं, बीजेपी लगातार नीतीश कुमार का समर्थन तो कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अंदर खाने बीजेपी अब छोटे भाई की भूमिका में बहुत ज्यादा दिन रहना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को लाना पड़ा है अपना साथ बढ़ाने के लिए, या हो सकता है कल को वो भी बीजेपी के पाले में चले जाएं, यानी गठबंधन के अंदर गठबंधन बनाते हुए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है, तो क्या ये जो 30 साल से चला आ रहा फॉर्मूला है कि गठबंधन की सरकार में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पक्की, तो क्या अगली सरकार के लिए भी अगर वो एनडीए की बनती है तो आप यही तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, आज तो नीरज ये इस बात का पता नहीं है कि एनडीए के साथ कौन कौन है, लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि एनडीए में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, नीतीश कुमार हम्म। की जेडीयू और बीजेपी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी अभी तो पक्की दिखाई पड़ती है, लेकिन फाइनली इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पार्टियों के गठबंधन में से किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। अगर सीटों का बंटवारा लगभग बराबर बराबर रहा तो नीतीश कुमार की कुर्सी पक्की, लेकिन अगर जो स्ट्राइक रेट जिसको कहते हैं कि कितनी सीटें आपने लड़ी और आप कितनी सीटें जीत कर आए, अगर स्ट्राइक रेट कहीं बीजेपी का बहुत बेहतर हुआ तो मुझे लगता है नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा कहीं ना कहीं मंडराने लगेगा, और शायद बीजेपी इस बात के लिए दबाव डालने लगेगी कि चुनाव में आपकी स्थिति, आपका प्रदर्शन हमारी पार्टी के प्रदर्शन से खराब रहा है या बेहतर नहीं है, तो जी। आपको कुर्सी खाली करनी चाहिए, क्योंकि ये जनादेश हमारे गठबंधन के पक्ष में तो है, लेकिन शायद हम्म। कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जनता चाहती है कि कुर्सी आप खाली करें और कोई दूसरा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि पुरानी कहावत है कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम अपने दर्शकों को बताएं कि भारत की राजनीति में इस तरह के रंग हमें देखने को मिले हैं जिन पर कहानी किस्सों में यकीन करना मुश्किल हो जाए। मसलन मधु कोड़ा जिस तरीके से झारखंड में एक निर्दलीय विधायक थे और वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंच गए थे क्योंकि बड़ी पार्टियां आपस में कोई समझौता नहीं कर पाई थी पोस्ट पोल में। तो क्या होता है चुनावों के बाद, नतीजों के बाद, ये तो हमें 10 नवंबर के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। जिस तरीके से बहुत कम वक्त बचा है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में, उसका कागजी काम शुरू होने में, और चुनावी पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं वो अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल पाई हैं, अपने कैंडिडेट्स डिसाइड नहीं कर पाई हैं। तो सर कब प्रचार करेंगे कैंडिडेट, अगर अभी तक पार्टियों ने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि वो किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, कब प्रचार का टाइम मिलेगा और कब वोटर तक पहुंच पाएंगे, खास तौर पर इस कोरोना काल में? नीरज, इसका जवाब तो सचमुच मेरे पास नहीं है कि कब पार्टियां गठबंधन करेंगी। ये जरूर है कि पार्टियों के गठबंधन के बाद ही सीटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों के जी। नामों की घोषणा होगी, और जिस उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है वो उम्मीदवार भी चुनाव का प्रचार उसके बाद ही करेगा जब उसके टिकट की एक तरह से घोषणा हो जाएगी। जब किसी को टिकट मिलेगा नहीं तो वो चुनाव का प्रचार क्यों करे? तो हमें लगता है हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा, शायद 24 घंटे, 48 घंटे या शायद 72 घंटे भी हो, क्योंकि जी। नामांकन का दिन करीब आ रहा है। और मुझे लगता जी। है कि पार्टियां जल्द ही गठबंधन, आपस में किसको किसके साथ गठबंधन करना इस बात का निर्णय ले लेंगी, और हमें कुछ ही समय बाद, मुझे लगता है कुछ दिनों में ही प्रचार प्रसार बिहार में दिखने लगेगा। जी, बिल्कुल। तो अब उल्टी गिनती चूंकि शुरू हो चुकी है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने झगड़े निपटाने के लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। उन्हें किसी ना किसी नतीजे पर, किसी ना किसी फॉर्मूले पर पहुंचना ही पड़ेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर संजय कुमार के साथ हमने आज बात की है कि बिहार के लिए सिंगल पार्टी ज्यादा मुफीद है या गठबंधन की सरकारें ज्यादा स्टेबल रही हैं। ये बिहार की कहानी क्या कहती है, इस विषय पर हमने बात की है। संजय कुमार जी के साथ हम लगातार अलग अलग पहलुओं
पहलुओं पर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस बिहार की पॉलिटिक्स का कर रहे हैं। आपको बिहार तक के यूट्यूब पेज पर इससे जुड़े हुए कई वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप ट्यूटोरियल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बिहार की राजनीति को समझने के लिए। और आने वाले दिनों में हम और चीजों पर, जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, कौन सी पार्टी किस समुदाय को, किस जाति को ज्यादा तवज्जो देती है, जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी तो हम इन बारीक मुद्दों पर भी संजय कुमार जी से लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप बिहार किसका के साथ लगातार जुड़े रहिए बिहार की पॉलिटिक्स के हर पहलू को जानने के लिए। शुक्रिया संजय जी।